बात करें हम एसपीओज़ की, जिस तरह से आपने बीच में बात छेड़ी, और एसपीओज़ के नाम पे भी लाखों करोड़ों रुपया जो है वो इकट्ठा किया गया है एक शख्स के द्वारा, जो लगातार जो एसपीओज़ की बात कर रहा है। हालांकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एसपीओज़ की बात नहीं करती हैं, ना जाने कारण क्या है, लेकिन एक शख्स है जो जम्मू कश्मीर में जो एक आवाज़ बना हुआ है, एसपीओज़ की लड़ाई जो लड़ रहा है, लेकिन उसके द्वारा भी जो है लाखों रुपया जो है उन एसपीओज़ से ऐंठा गया, और 14-15 लाख रुपया एट ए टाइम जो है उसके द्वारा जो है गाड़ी ब्रीज़ा निकवाली गई। वो पैसा कहाँ से आया उसके पास? कल तक वो बस में चढ़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता था, आज वो फ़्लाइट्स में जाता है, 5 स्टार होटलों में रहता है। वो खर्चा कहाँ से आता है अगर वो इनकार करता है कि मैंने किसी से चाय का कप भी नहीं पिया है? अरबाज साहब, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे एक एक का पता है। डेली वेजरों के भी एक ऐसे नेता हैं जो आजकल एक रूलिंग पार्टी में गए हुए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में तो वो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ लड़ेंगे, मतलब उनको धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे किसके खिलाफ? अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि नेशनल प्रेसिडेंट तो उनके सरकार में मंत्री हैं। फिर भी डेली वेजर्स को अंधेरे में रखा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है, जब यहाँ रहे, यहाँ कुछ भी नहीं किया तो पॉलिटिकल पार्टी में जाके क्या करेंगे? जब यहाँ डेली वेजरों की नुमाइंदगी करते रहे तब क्या मिला? आज वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं बाबू हुसैन मलिक साहब, जॉइंट एक्शन कमेटी प्रेसिडेंट हैं, मनीष जी हैं पीएचई से, और मीनाक्षी जी हैं पीडीडी से। मैम, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करेंगे, क्या कुछ दिक्कतें, परेशानियां जो हैं पीडीडी विभाग में जो हैं कर्मचारियों को आ रही हैं? मीनाक्षी, पीडीडी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट स्टेट की हूँ मैं। तो परेशानियाँ तो शाना बशाना हमें साथ साथ ही चलती रहती हैं, बहुत सारे मुद्दों पर चलती रहती हैं। हमारे पीडीडी के अंदर तो सबसे पहले बहुत बड़ा जो मुद्दा है, आज भी है, और चलो अब हम यही देख रहे हैं कि ईश्वर करे हमारे ये मुद्दे जल्दी ही सॉल्व हो जाएं, डेली वेजर्स का जी। तो जिनको आज से 15-20 साल हो गया चलते हुए कि उनकी कोई भी रूल्स रेगुलेशन उन बेचारों के ऊपर, उनके परमानेंट का कोई अगर बनता है सिस्टम तो वो भी कोई चलता नहीं है। और ये जो मिनिस्टर्स लेवल के लोग होते हैं, जब थे, आज तो यूटी की सरकार है तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बन गई थी मुलाजमों को कि इनकी तरफ से जैसे यूटी में कोई भी एक्शन होता है तो हमारी स्टेट में भी होगा, लेकिन उसका भी हमें कोई बेनिफिट हुआ नहीं, दिखता नहीं है ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो हमारे डेली वेजर्स का सबसे बड़ा मुद्दा था, आज से नहीं था, 20 साल से हम लोग चिल्लाते थे भाई इन लोगों को परमानेंट करो, इनकी वेजिस अच्छी करो, इनके घर बाहर चलने में बहुत दिक्कत है। अब काम करने के टाइम कुछ हमारे जो वर्कर्स होते थे एज ए डेली वेजर ही, कईयों की तो अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती थी, या कईयों को बाजू कट गया, किसी की टांग कट गई, कोई आई साइट की प्रॉब्लम, ब्लाइंड हो जाता है काम करते करते। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हमें पेश आती हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो ये सारे मुद्दे, जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारी पे एनामलीज़ का तो जे&के लेवल पर ऑल डिपार्टमेंट्स का मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो कोर्ट में भी है, और हम ऐसे भी डिमांड करते ही रहते हैं। उनकी आए दिन प्रेस रिलीज़ होती रहती है। आप जैसे हमारे शुभचिंतक मीडिया वाले जो बेचारे हमारे दिन रात हमारे साथ चलते हैं, हमारी प्रोजेक्शन करते हैं, हमारे मुद्दों को उजागर करते हैं, सरकार के आगे रखते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर उनका कोई भी हमें असर दिखता नहीं है जितना होना चाहिए। तो आज शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, हमारे पीडीडी में चंद रोज़ पहले ही हम वहाँ पर, इन सरकारों ने हमारे डेली वेजर्स को वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ पे उनको एक इनिशिएटिव लेना पड़ा कि हमें अब नहीं, अब हमारे घर चलना मुश्किल हो चुके हैं। 225, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000 सैलरी के ऊपर परिवार को पालना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, जहाँ की एक परमानेंट मुलाजम को बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो जो डेली वेजर्स हैं, दिहाड़ीदार मज़दूर जस्ट लाइक, तो उनको 6-6 महीने, 2-2 साल हो जाते हैं, सैलरीज नहीं मिलती हैं। वो कैसे अपने घर चलाते होंगे, कैसे परिवार को आगे रन अप करते हैं, कैसे उनकी किचन के अंदर सामान कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे चलता है। उनके बुज़ुर्गों की हालत, गरीबी के दौर में तो आपको पता है, कोरोना के सिस्टम में तो बिल्कुल ही ढह चुके हैं उनके बुज़ुर्ग बेचारे। तो ये बहुत सारे मुद्दे हमारे मुलाजमों के, दिन रात आए हम लोग बाहर निकलते हैं, बोलते हैं, अपनी हर प्रॉब्लम्स को सरकार के आगे आपके जरिए रखते हैं, लेकिन ये मसले हल होते दिखते नहीं हैं हमें।
तो अब हम यही गुजारिश करते हैं कि जैसे आज अगर कागज़ों के ऊपर थोड़ा सा फुर्तीलापन गवर्नमेंट दिखा रही है कि पीडीडी के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके लिए कोई ना कोई एक रास्ता अच्छा सा उनको हम तो आपके ज़रिए यही कहना चाहेंगे कि उनको परमानेंट जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि उनके घर बाहर उनके बच्चे अच्छे स्टडी में जाए, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो कि हमारे बच्चे अच्छे लेवल में पढ़ते हैं, अच्छी अवेयरनेस से जीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हेल्थ भी उनकी अच्छी हो। तो ये मेरा कहने का एक ही अभिप्राय है कि हमें इन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुलाजमों के, खासकर मुलाजम जो है रीढ़ की हड्डी होता है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान के अंदर रीढ़ की हड्डी है कौन? मुलाजम। अगर मार्केट के अंदर पैसा आता है तो मुलाजमों के ज़रिए, बिज़नेस चलता है तो मुलाजमों के प्रति कि उनको सैलरी मिलती है, वो बाहर शॉपिंग करते हैं, खर्चा करते हैं, अपने घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाते हैं। तो इस तरह से बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होता है। अगर मुलाजमों को ही क्रश किया जाएगा इस तरह से तो मेरे ख्याल में फिर हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर है, तो फिर हिंदुस्तान तो कमज़ोरी के ऊपर दिखता नज़र आता है हमें। तो आज SRO 43 का जैसे मुद्दा है, हमारी पे अनामलीज़ का मुद्दा है, 520 का जैसे इन्होंने अभी दिख रहा है कि सरकार कुछ करने जा रही है, तो ये सारे जो मुलाजमों के प्रति कमज़ोर कड़ियाँ हैं। ये हमारे बच्चे आने वाले युग में बहुत कमज़ोर कड़ियों में बंधने वाले हैं। जिनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन है उनको आप 250 के ऊपर लगा रहे हो, 6000 के ऊपर लगा रहे हो, 8000 के ऊपर लगा रहे हो। उनको उनका फ्यूचर कहाँ तक दिख रहा है, तो ये एक जुल्म है। आम जनता पर भी जुल्म है, मुलाजमों के बच्चों पर भी जुल्म है, उन मुलाजमों पर भी जुल्म है जो दिन रात एक हिंदुस्तान के चलाने की एक रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। जी, बहुत सर मलिक साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से डेली वेजर्स की अगर बात करें हम, तो काफ़ी सारी एसोसिएशंस बनी, काफ़ी सारे जो उनके प्रेसिडेंट्स बने और काफ़ी सारे लोगों ने अपना उल्लू भी सीधा कर दिया इन डेली वेजर्स के सर पे नाचते नाचते। और जहाँ तक हमें खबर मिली है, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लीडरान के द्वारा लाखों रुपया जो है ऐंठा गया है इन डेली वेजर्स के नाम पे। अब कहीं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बन गए हैं, कुछ अपनी अपनी एसोसिएशंस के ज़रिए अपना अपना घर तो बना लिया, लेकिन वो जो आम डेली वेजर है वो वहाँ का वहीं है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आप हर वक्त, चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर की बात, हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि जो क्वेश्चन आपने मुझे पूछा, मुझे पीछे जब ये 12 वोचर का मसला जो है सरकार ने ख़त्म किया तो उस वक़्त भी रजौरी के अंदर 400 लोग थे, वहाँ से भी मुझे कंप्लेंट की। उन्होंने कहा कि हमारे से यहाँ से पैसा इकट्ठा किया गया। अच्छा। और जब कोई, हालांकि हमने लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, हम हमेशा पिछले 30 सालों से लगातार इनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं। और बड़ी बड़ी हड़तालें हमने की, चाहे 4th पे कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया, 5th पे कमीशन लागू हुआ, फिर 6th पे कमीशन में भी बड़ी हड़ताल हमें करनी पड़ी, 7th पे कमीशन में भी। तो 94 की बात जब 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, उस वक्त भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त सा, जम्मू कश्मीर में कोई जेल नहीं है जहाँ हमने गिरफ़्तारी नहीं दी। यहाँ कुछ लोग जो ट्रेड यूनियन के अंदर जो ट्रेड चलाते हैं, मुझे इस चीज़ से नफ़रत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी में घुस जाते हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर मुलाजमों ने जम्मू कश्मीर के अंदर 4 लाख मुलाजम, 4.5 लाख मुलाजम है, 1 लाख से ज़ायद जो है वो टेम्परेरी वर्कर है। हमने सरकार, अगर हम उनकी बात करते हैं तो हम उनको, हमारे पर भरोसा होना चाहिए, तो हम उनको बेचने की कोशिश करेंगे तो हमें ऊपर वाला को भी स्पेयर नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ चाहे हम बात करें SPOs की बात करें, चाहे डेली वेजर की बात करें, यहाँ कुछ नाम निहाद लोग जो हैं उनको जो है, अगर एक कोई लीडर है वो पहले किसी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो डेली वेजरों को रिप्रेजेंट करता था या उसके बाद या कोई क्या नाम है
एसपीओज़ को कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आदमी अगर पॉलिटिकल पार्टी में चला गया है तो मुझे बताओ वो उन लोगों को यूज़ करता है अपने वोट बैंक के लिए, बिल्कुल। और अपना बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टी में जाके लेता है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के जो मुलाजम हैं, जो टेम्परेरी वर्कर हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ वाजिया कि ऐसे जो करप्ट लोग हैं, जो इस किस्म के लोग हैं, उनसे ऐसे जेब कतरों से दूर रहो। हमने पिछले 30 सालों में काम किया, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम किया, और कोई भी उंगली हमारे पर ये ठा नहीं सकता कि किसी मुलाजम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है या उसके साथ कोई लेने देने का मसला किया है। हमें इस चीज़ से नफ़रत है और ना हम ये ना करेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ ये 871 लोग जो हैं, हमने ग्राउंड लेवल पे 3 दिन लगातार प्रेस क्लब के अंदर प्रोटेस्ट किया। हमने कहा कि 871 जो लोग हैं, 871 फैमिलीज़ हैं ये, बिल्कुल। इनको जो है अगर आप इनसे काम लेते हो तो इनको सैलरी क्यों नहीं दी जाती? वो किसी जेई की नेग्लिजेंसी से हुआ, AEE की नेग्लिजेंसी से हुआ, या एक्सिन की नेग्लिजेंसी से हुआ, या चीफ इंजीनियर की नेग्लिजेंसी से हुआ। तो हमने कोशिश की, लगातार हम कमिश्नर को भी मिले, उसके बाद हम एडिशनल सेक्रेटरी को भी मिले, चीफ इंजीनियर को कई बार हमने मिले, MD को हम मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लालच के बगैर काम करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा, मुझे आज भी अगर मुझे कोई जम्मू कश्मीर का मुलाजम या जम्मू का मुलाजम मुझे बोलता है कि हमने स्टेट के अंदर जाना है, चीफ सेक्रेटरी साहब को मिलना है या एडवाइज़र को मिलना है, मैं कहूँगा आज ही चलो। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं किया, ना मैंने वो लीडरों की बात की। मैं कहता हूँ अभी जो काम आज का है वो आज ही हम ख़त्म करेंगे, कल पर हम उसको नहीं डालेंगे। तो जो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि कोई मसला सेटल हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद उन लोगों से पैसे लेके, चाहे हम PDD की बात करें, चाहे जितने किसी डिपार्टमेंट की भी हम बात करें, हम नाम नहीं, लेकिन ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। ये जो राजौरी वाला मसला है, कितने कितने पैसे लिए गए हैं लोगों से? देखो, वहाँ मुझे उन्होंने कहा कि 1,000 2,000 रुपया हमारे से इकट्ठा किया गया कि जो ये बैन लगा हुआ है हम इसको ख़त्म करेंगे, ख़त्म करवाएंगे। हालांकि हमने कई दफ़ा हम भी सेक्रेटरी को जो PHE का है उसको भी मिले, चीफ इंजीनियर को भी हम मिले, डायरेक्टर फाइनेंस को भी हम मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है यार, हमने अगर ये ऊपर वाला भी ये कहता है कि अगर आपने किसी की मदद करनी है, अगर एक हाथ से देना है दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो आप लोगों से इस किस्म की हरकतें करोगे, पैसे लोगे। मैं कहता हूँ वो उस आदमी को जो इस किस्म की हरकतें करता है, कहते हैं आराम की कमाई जो है आराम के रास्ते ही जाती है, इल गॉट इल स्पेंट। इसलिए या तो उसको कोई बीमारी लगेगी खुद, या तो उसको किसी फैमिली की बीमारी लगेगी, या बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें शुगर होगी। अच्छे काम अगर करोगे ना, आप दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करोगे, आपके बच्चे भी बनेंगे, आपकी फैमिली को भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस किस्म के लोग हैं, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जो चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से खबरदार रहिए। अगर आपको गन चलानी है, अपने कंधे पर रख के चलाओ, दूसरे के सहारे पर मत चलाओ। अपनी लड़ाई जो है वो खुद लड़ो। तो यहाँ तो लोग अभी हमने जैसे 871 लोगों का हुआ, हमने ग्राउंड लेवल पर प्रोटेस्ट, हमने 4-4 घंटे प्रोटेस्ट हुआ, हम वहीं बैठे रहे। बिल्कुल। तो कोई ऐसे स्टेटमेंट दे देगा कि हमने ये इशू सेटल कराया, हमने ये किया? हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, हमने ऊपर वाले के सामने काम किया है। वो हमें कोई बंदा याद रखे या ना रखे, लेकिन ऊपर वाला इंसान जब कहीं निकलता है, जब सुबह होती है शाम तक, 2 फरिश्ते इंसान के साथ होते हैं। एक जो अच्छी बातें सुबह से शाम तक करता है, दूसरा जो बुरी बातें करता है, वो सारी एक ब्रीफ हिस्ट्री बनी होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ताला भगवान को भी नहीं सोचेगा। आप किसी लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, उनको धोखे में रखोगे,
और अपनी लीडरी चमकाओगे किसी पॉलिटिकल पार्टी में मुझे इससे नफरत है। बाबू साहब जी, अगर बात करें हम एसपीओज़ की, जिस तरह से आपने बीच में बात छेड़ी, और एसपीओज़ के नाम पे भी लाखों करोड़ों रुपया जो है वो इकट्ठा किया गया है एक शख्स के द्वारा, जो लगातार जो एसपीओज़ की बात कर रहा है। हालांकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एसपीओज़ की बात नहीं करती हैं, ना जाने कारण क्या है, लेकिन एक शख्स है जो जम्मू कश्मीर में जो एक आवाज़ बना हुआ है, एसपीओज़ की लड़ाई जो लड़ रहा है, लेकिन उसके द्वारा भी जो है लाखों रुपया जो है उन एसपीओज़ से ऐंठा गया, और 14-15 लाख रुपया एट ए टाइम जो है उसके द्वारा जो है गाड़ी ब्रीज़ा निकवाली गई। वो पैसा कहाँ से आया उसके पास? कल तक वो बस में चढ़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता था, आज वो फ़्लाइट्स में जाता है, 5 स्टार होटलों में रहता है। वो खर्चा कहाँ से आता है अगर वो इनकार करता है कि मैंने किसी से चाय का कप भी नहीं पिया है? अरबाज साहब, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे एक एक का पता है कि क्या क्या काम करते हैं। कौन दलाली का काम करता है, कौन सरकार के साथ मिलके कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में, कभी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में। मुझे ये सबसे पहले बात बताओ कि एसपीओज़ की हम भी बात करते हैं, होम गार्ड की भी हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल। अगर एसपीओज़ जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो काम करते हैं, तो एक कांस्टेबल है परमानेंट, 60 से 70 हज़ार रुपया सैलरी लेता है। तो वही जो एसपीओज़ है वही सेम ड्यूटी देता है। जब कहीं ऑपरेशन होता है, सबसे पहले उसको फ्रंट पर लाया जाता है। जब उसके बाद कई दफ़ा बेचारे की उसकी डेथ भी हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी को कोई केस करना है, यहाँ हाई कोर्ट है, हर स्टेट में है, चाहे यूटी में है, वहाँ हाई कोर्ट है। वहाँ हमें हाई कोर्ट में सबसे पहले अप्रोच करनी है कि ये इशू है। सपोज़ सिंगल बेंच से कोई जजमेंट आ जाती है, फिर डीबी में जाता है, डीबी में जाता है, डीबी से जब डबल बेंच से कोई डिसीजन आता है, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करनी पड़ती है। वो तो नादान आदमी है जिसको ये पता नहीं है कि भाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज़ हैं, आप उन लोगों से पैसे इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो वो पहली डेट में केस वहाँ डिसमिस हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर वो ग्राही शुरू हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें जो हैं गलत हैं। एक बेचारा वो ऑलरेडी जो सफ़रर है काफ़ी टाइम से, जिसको 6,000 पर, 9,000 पर, 12,000 पर, 15,000, 15 साल के बाद उसको 18,000 पर उसको पहुँचाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उनके लिए सरकार को कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। होमगार्ड की मैं बात करूं, 2700 रुपया लेते हैं, 2700 रुपये में क्या बनता है? तो मैं कहता हूं इस तरह इनके लिए भी कोई ठोस पॉलिसी बननी चाहिए। और यहाँ तक डेली वेजरों के भी एक ऐसे नेता हैं जो आजकल एक रूलिंग पार्टी में गए हुए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में तो वो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ लड़ेंगे, मतलब उनको धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे किसके खिलाफ? अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि नेशनल प्रेसिडेंट तो उनके सरकार में मंत्री हैं। फिर भी डेली वेजर्स को अंधेरे में रखा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है, जब यहाँ रहे, यहाँ कुछ भी नहीं किया तो पॉलिटिकल पार्टी में जाके क्या करेंगे? जब यहाँ डेली वेजरों की नुमाइंदगी करते रहे तब क्या मिला? आज वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जिन लोगों ने इनको लगाए हैं। बिल्कुल। जिनको 20 से 25 साल हो चुके हैं, तो क्या बना उनका? और जिन सरकारों ने इनके साथ किया, उन सरकारों की क्या हालत बनी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे लोगों से हमारा जो नादान जो हमारा, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे जो वर्जर, उसको सोच समझ के ये काम करना चाहिए कि भाई हमने जो अपनी लड़ाई लड़नी है वो खुद लड़नी है, हमने अपने कंधे पर लड़नी है। जो आदमी ये कहेगा कि मैं डेली वेजरों का यहाँ कुछ भी नहीं बना सकता, अगर उसको उनको रेगुलाइज करके उनकी पॉलिसी बना के फिर रिज़ाइन करता, फिर उसके बाद जाता, फिर वो माना कि डेली वेजरों का कुछ मसला हुआ है, अभी तक जो मसला है वो उनका ज़ीरो है। इस किस्म का फ्रॉड जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो ये लोग लगे हुए हैं ऑल टाइप डेली वेजर, इनके साथ ऐसा धोखा मत कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, अल्लाह ताला आपको कभी स्पेयर नहीं करेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं सरकार को भी बार बार ये कहता हूँ कि इनका जो इशू है सेटल किया जाए। इसके साथ हम डीपीसी की बात करें, पीछे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वहाँ एक मीटिंग थी, वहाँ भी मैं गया। वहाँ पिछले 7 साल से डीपीसी नहीं हुई, चाहे वो पटवारी है, गिरदावर है,
नायब तहसीलदार है, 7 साल से उनकी डीपीसी नहीं हुई। ये कितने बड़े दुख की बात है। ये जीएडी का आर्डर है कि डीपीसी साल में 2 दफ़ा होनी चाहिए। तो इसी तरह और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें 2-2, 3-3 साल से डीपीसी नहीं हुई। हम ये कहना चाहते हैं, कुछ हमारे लीडर हजरात जो जिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम अगर हम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बाकी फ़ाइलें जो हैं वो हम जहां 10 मिनट लगते हैं, हम 5 मिनट में या 15 मिनट में हम वो फ़ाइल जो है वो पहुंच जाती है। जहां हमारा अपना इशू है वो अपने एचओडी को कह सकते हैं, जनाब हम काम तो दफ्तर में दयानतदारी और ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन हमारी डीपीसी जो है, प्लीज़ हमारी डीपीसी करो। जीएडी का आर्डर है, सरकार आपको सैलरी देती है, इसीलिए देती है कि आपको जो है ऑफिस के अंदर जो इतना काम है, चाहे वो डीपीसी है, प्रमोशन है, किसी की टाइम बॉन्ड है, यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट में, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो 2-2, 3-3 साल से इंस्टीट्यूट टाइम बॉन्ड जो है वो केस उनके पड़े हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन एंड जस्टिफाइड मुद्दे हैं, इनको हल करना चाहिए। SR 43 की मैं बात करूँ, इस पर ऑलरेडी हमने कश्मीर में भी और जम्मू में भी हमने प्रोटेस्ट किया है। SR 43 एक मुलाजम की एक प्रोटेक्शन थी। किसी मुलाजम की डेथ हो जाती थी, उसके बाद एक फ़र्द की नौकरी लगाई जाती थी। अब सरकार उसको जो अमेंडमेंट कर रही है, वो जिस तरीके के साथ वो अमेंडमेंट कर रही है, इट मीन्स के वो ख़त्म ही समझो है। तो उससे पहले की मैं बात करूं, तकरीबन जीएडी के अंदर 1000-2000 केस पिछला पेंडिंग 2 साल से वो केस पड़े हुए हैं। किसी का रिलैक्सेशन ऑफ एज है या क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल। तो मैं पीछे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिला, कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी को मैं भी मिला। मैंने कहा जितने केस हैं, जो पेंडिंग केस हैं, उनका सोल्यूशन लगो। तो अब वो भी कह रहे हैं कि जी अब कोई पॉलिसी बनेगी इस पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऑलरेडी आपके पास हैं, अब अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, अमेंडमेंट करना, ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन पेंडिंग केस जो हैं उनका तो कम से कम वो जो फैमिली सफ़र हो रही है उनका सोल्यूशन करो, उनका एक फ़र्द को नौकरी दी जाए ताकि वो फैमिली की परेशानी ख़त्म हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ ये सरकार को ये इशू ऐसा, जितने पेंडिंग केस हैं इनको सरकार को इमीडिएटली जो है वो सेटल करना चाहिए। डी की मैं बात करता हूँ, पिछले 18 महीने का DA सरकार ने जो है वो फ्रीज़ कर दी है। 18 महीने का एरियर अभी पेंडिंग पड़ा है। अभी सरकार ने एक आर्डर और निकाला है, जुलाई तक फिर बयान लगा दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है मुलाजमों के साथ ये ऐसा क्यों है? अगर मुलाजमों का जो DA है, महंगाई जो है वो सामान को छू रही है, तो मुलाजमों का DA जो है ये सरकार को जो पेंडिंग DA है वो भी रिलीज़ करना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहूँ आपको, 2004 में जम्मू कश्मीर की जो सेंटर ने जो है पेंशन ख़त्म कर दी। 2010 जनवरी के बाद यहाँ की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी पेंशन ख़त्म कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सेंटर की सरकार है या यहाँ की जो जिसका डायरेक्ट जो है सेंटर के साथ रब्ता है, मैं ये कहना चाहता हूँ MLA की पेंशन क्यों नहीं ख़त्म होती, मिनिस्टर की क्यों नहीं ख़त्म होती, MP की क्यों नहीं ख़त्म होती? पहले तो उन पे लागू होनी चाहिए ना। क्या जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम हमारा है, अगर 35 साल नौकरी करता है, 35 साल के बाद आप उसको बगैर पेंशन के उसको रिटायरमेंट आप कर दोगे, उसको कुछ नहीं मिलेगा? तो ये नाइंसाफ़ी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन है इसको रिस्टोर किया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से अपील करता हूँ, एक तो जो ऑल टाइप डेली वेजर्स हैं 1 लाख से ज़ायद, उनके लिए पॉलिसी बने जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। और इसके साथ रेगुलाइजेशन की बात करूँ, चाहे वो कंट्रेक्चर टीचर हैं, लेक्चरर हैं, रहबर खेल हैं, रहबर जंगलात हैं, रहबर ज़रात हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं। अब पंजाब के अंदर जो है या दिल्ली के अंदर 10-10 हज़ार रुपया आंगनवाड़ी वर्कर लेती है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या 5,000 ही उनको दिया जाता है? क्या 5,000 में वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकती है? और 10 डिपार्टमेंट का उनसे काम लिया जाता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट, अगर आपने पॉलिसी अभी नहीं बनाई तो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करो। ये जितने लोग हैं कम से कम 18,000 रुपया तो उनको मिले ताकि वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर करें, लेकिन अभी तक वो भी लागू नहीं हुआ। तो एक तरफ मतलब डेली वेजर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स हैं या बाकी मुलाजमीन हैं, एक तरफ इतनी सारी परेशानियाँ, दूसरी तरफ SPOs की अगर हम बात करें वो भी अपनी जान पे खेल के जो है अपने जम्मू कश्मीर की रक्षा कर रहे हैं। तो एक तरफ इतनी सारी परेशानी और दूसरी तरफ जो इस तरह के नेता लोग हैं जो ये धोखेधड़ियाँ करते हैं, कहाँ हैं वो एजेंसीज़? इतनी सारी एजेंसीज़ हैं हमारे मुल्क में, हमारे जम्मू कश्मीर में, क्यों नहीं संज्ञान लेती हैं? क्यों नहीं इस तरह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलती है? देखिए, ये सबसे पहली बात है, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुलाजम है, सरकार
से 31 जनवरी तक, कल तक उनकी डेट रखी है कि प्रॉपर्टी स्टेटमेंट दे दो। मैं ये सरकार को पूछना चाहता हूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंत्री रहे हैं, जो पिछले 25-25, 30-30 सालों से, क्या उनकी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं देखा जाता? बिल्कुल। क्या सिर्फ मुलाजम जो है, मैं मुलाजम कहूँ, मुलाजम सबसे ज़्यादा गरीब है। अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए, मुलाजम सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल के साथ वो सबसे पहले लोन लेगा, एक बार जगह ले लेगा, उसके बाद वो कोशिश करेगा मुझे और लोन लेना है कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है। तो मुलाजम, मुझे बताओ, मुलाजम के साथ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं, क्यों होती हैं? और हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई आर्डर, को भी 22 से 48, को भी विजिलेंस क्लियरेंस, जब वो रिटायर होगा इसको विजिलेंस क्लियरेंस करनी है, को भी ये, को भी वो। ये चीज़ें मैं कहता हूँ, मुलाजम जम्मू कश्मीर के हमने को भी किसी करप्ट मुलाजम की सपोर्ट नहीं की। और हम अपने मुलाजमों को, जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को कहते हैं कि दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करो। करप्शन इज़ नो फंडामेंटल राइट। करप्शन किसी को हक नहीं कि वो करप्शन करे। मैं ये भी अपील करता हूँ अपने मुलाजमों के कि आपके पास जो काम आता है, आपके पास जो फाइल आती है, जो वो रेवेन्यू के अंदर है, डीसी ऑफिस है, पटवारी हैं, चाहे गिरदावर हैं या तहसीलदार हैं, मैं ये कहता हूँ कि अननेसेसरी किसी को परेशान करने की मत कोशिश कीजिए। आप दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करोगे। हलाल कहते हैं, हमेशा हलाल, अपनी हलाल की जो कमाई है ना, उसमें बरकत है। हराम की कमाई जो है हराम के रास्ते ही जाती है। अगर आप हराम का पैसा खाओगे ना, तो आपकी लाद किसी मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी, या आपके किसी फ़र्द को किसी ऐसी बीमारी लगेगी जो जितना पैसा आपने हराम लाल का कमाया है वो उसी पर निकल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा हलाल की कमाई खाओ, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को। और जब आप हलाल की कमाई खाओगे, आपके बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे, पढ़ लिख के अच्छी पोस्टों पर जाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है। इस तरह के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को धोखा देते हैं, इन मुलाजमीन को, इन डेली वेजर्स को धोखा देते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऊपर वाला जो है ना, इंसान को इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाता है। वो देखता है मेरा बंदा जो पैदा किया हुआ है, आप किस बंदे से कितनी नफ़रत करते हो। ये बंदा मेरा इस दुनिया में जितने पैदा किए हुए हैं, ये मैंने पैदा किए हुए हैं। अगर आप किसी बंदे से नफ़रत करते हो, इट मीन्स कि मेरे से नफ़रत कर रहे हो। ऊपर वाला जो इंसान को इक़्तिदार की चेयर पर बैठाता है, वो देखता है कि इंसान कितना जस्टिस और इनजस्टिस देखता है। जब वो गलत करेगा, वो ज़ीरो से हीरो भी ले जाता है और हीरो से ज़ीरो भी ले जाता है। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेम्परेरी जो ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर लगे हैं, जिन लोगों ने इनके साथ किया, ऊपर वाले ने उनको सज़ा दे दी है, वो सज़ा भुगत रहे हैं। इसलिए ये कोई मत समझे कि मैं आज कुर्सी पर हूँ। कुर्सी पर बैठ के अच्छे काम हमेशा करने चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। जी चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक साहब, प्रेसिडेंट जॉइंट एक्शन कमेटी के, और मीनाक्षी जी पीडीडी विभाग से, और मनीष जी पीएचई विभाग से। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।